गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। एक बार आप सभी चैनल के लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ है, वो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। थोड़ा जल्दी करें, आज कुछ कल और आज टेक्निकल समस्याओं के कारण जो क्लासेज है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आज भी होगी, पर आप साथ बने रहिए। साथ बने रहोगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो जल्दी करिए दोस्तों, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर आ गए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ साथ जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज है। आज एग्रोनॉमी के संबंध में है, तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे हम। एग्रीकल्चर से संबंधित जो जेट एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे जो आज की टेस्ट सीरीज है उसकी तरफ। जो खड़ी फसल में उर्वरक देना कहलाता है, खड़ी फसल में उर्वरक देना कहलाता है टॉप ड्रेसिंग, स्पॉटिंग, साइड ड्रेसिंग, इनमें से कोई नहीं। खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है और जो खड़ी फसल में हम उर्वरक देते हैं उसे क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाएगा? टॉप ड्रेसिंग, स्पॉट ड्रेसिंग, साइड ड्रेसिंग या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन, दिया है उनका राइट है। जो खड़ी फसल में हम उर्वरक देते हैं उसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत की कुल वर्षा में दक्षिणी पश्चिमी का योगदान कितना रहता है? जो भारत की कुल वर्षा होती है, भारत की कुल वर्षा जो औसतन कितनी मानी गई है? 1194 mm। 1194 mm। तो जो कुल वर्षा होती है उसमें दक्षिणी पश्चिमी जो एरिया होता है भारत में, हमारा दक्षिण पश्चिमी एरिया, उसका कितना योगदान रहता है? जो दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हमारी बारिश आती है वो कितने % आती है? दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ साथ बने रहिए आप। ऑप्शन ए 80 से 90%, ऑप्शन बी 60 से 70%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 95%। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी आंसर करें। भारत की कुल वर्षा जो दक्षिणी पश्चिमी का योगदान होता है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा का। दोस्तों, जिन्होंने आंसर हमारा ए ऑप्शन दिया है, 80 से 90%, 80 से 90%। भारत की कुल वर्षा दक्षिणी पश्चिमी योगदान कितना है? 80 से 90%। और जो सीधा पूछा जाए तो 80% राइट होगा। कितना होगा? 80%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। वायुमंडल में जो वायुमंडलीय दाब होता है उनको मापने वाले यंत्र कौन सा है? विंड वैन है, बैरोमीटर है, एनेमोमीटर है, टेंशियोमीटर है। कौन सा यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब मापने का कार्य करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से आंसर कीजिए। कौन सा राइट होगा? दोस्तों, थोड़ा आज डिस्टर्बेंस है क्योंकि हम नेचुरल एरिया में बैठे हैं तो उसके हिसाब से डिस्टर्बेंस होगा। वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा? दोस्तों, जिन्होंने आंसर बी ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से पढ़ना। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा होगा हमारा? तो वायुमंडल जो दाब मापेगा वो होगा हमारा बैरोमीटर। और इसी के साथ विंड वैन है। विंड वैन क्या करता है? विंड वैन हवा की दिशा को मापता है। एनीमोमीटर है जो हवा की गति को मापता है और टेंशियोमीटर है जो मृदा नमी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाली विधि से सामान्यतः सिंचाई की जाती है। नाली विधि से सामान्यतः सिंचाई की जाती है आलू में, शकरकंद में, धान में या फिर ए व बी यानी आलू व धान दोनों में। जल्दी से आंसर दीजिए, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। और जो भी नए आए एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए।
जो नाली विधि से सामान्यतः सिंचाई की जाती है उसका इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा। जो नाली विधि होती है उसका उपयोग किया जाता है हमारी जो सब्जी वाली फसलें होती है उसके अंदर नाली विधि से सिंचाई की जाती है। तो सब्जी वाली फसल कौन सी है, हमारा आलू है, शकरकंद है। और यहाँ पर जो धान दे रखा, धान तो आप दिमाग भी लगा लो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि धान में कौन सी मेथड काम में लेते हैं सिंचाई की, फ्लड मेथड, जिसमें धान के खेत को पूरी तरह से पानी से भरा जाता है। रही बात हमारे आलू और शकरकंद, तो ये सब्जियां हैं। और जो नाली विधि होती है उनका उपयोग सब्जियों वाली फसलों में किया जाता है। तो आलू और शकरकंद, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। जिन्होंने डी आंसर दिया उनका राइट आंसर है ए व एक व दो, दोनों ऑप्शन होंगे जो राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेन गेज निम्न में से संबंधित है। रेन गेज निम्न में से संबंधित है, फसलों का तापमान से, वायुमंडलीय तापमान से, बारिश से, या फिर इन सभी से। दोस्तों जो रेन गेज है, रेन गेज क्या, जो भी यंत्र है जैसे भूपरिष्करण के यंत्र है और जितने भी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले यंत्र है, उन यंत्रों से एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो एक बार यंत्रों को भी जरूर पढ़ें। तो रेन गेज निम्न में से किससे संबंधित होगा, फसलों का तापमान, वायुमंडलीय तापमान, बारिश या सभी। जिन्होंने आंसर दिया है सी ऑप्शन, जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है बारिश, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है बारिश, उनका राइट आंसर है। जो रेन गेज होता है वो बारिश से संबंधित है। अब ये करता क्या है, जब बारिश होती है तो एक खुले स्थान में इस रेन गेज को, जो मीटर की तरह कार्य करता है, इनको रखा जाता है। इसे देखा जाए तो नॉर्मल बोतल की तरह होता है और इसके ऊपर कीप लगा होता है। इसमें बारिश के टाइम खुले एरिया में रखा जाता है जहाँ से बारिश हो, जहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हो। और इससे फिर इसके अंदर ये गेज लगे होते, रेन का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर गेज लगा होता है, उस पर नंबरिंग होती है और उसी गेज मतलब स्केल ही होता है, उसी के हिसाब से जो बारिश होती है, बारिश कितनी मात्रा में हुई है कितनी में नहीं हुई है, मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बूंद बूंद तकनीक विकसित की किसने की, माइकल ने की, स्कोफील्ड ने की, सिमका ब्लांच ने की, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बूंद बूंद तकनीक विकसित किसने की थी, माइकल ने, स्कोफील्ड ने, सिमका ब्लांच ने, या फिर कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। जो बूंद बूंद तकनीक विकसित करने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था, माइकल, स्कोफील्ड, सिमका ब्लांच, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया उनका राइट आंसर है जो सिमका ब्लांच है। सिमका ब्लांच कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। तो बूंद बूंद तकनीक जो हमारी सिंचाई की है विधि, उनको विकसित की थी, किसने की थी, सिमका ब्लांच ने। और सिमका ब्लांच कहाँ के है, तो यह है महाराष्ट्र के। और बूंद बूंद तकनीक की फर्स्ट शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो भी हुई महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक स्प्रिंकलर जेट वाला जिला कौन सा है। स्प्रिंकलर जेट से मतलब हुआ है हमारे यहाँ पर जो फव्वारा सिंचाई होती है। कौन सी सिंचाई, फव्वारा सिंचाई। तो राजस्थान में सर्वाधिक फव्वारा सिंचाई वाला जिला कौन सा है, जयपुर है, अजमेर है, झुंझुनू है, या फिर सीकर है। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा राइट आंसर है जो राजस्थान में सर्वाधिक स्प्रिंकलर जेट वाला जिला है। कौन सा जिला जो स्प्रिंकलर जेट वाला जिला है। दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन दिया है झुंझुनू सी, तो सर्वाधिक जो राजस्थान के अंदर स्प्रिंकलर जेट वाला जिला माना जाता है उसे माना जाता है झुंझुनू को। किसको माना जाता है, झुंझुनू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2.5 से 4.5 केजी प्रति सीसी दाब किन विधि में रखा जाता है। अब ये सिंचाई से संबंधित जो विधि है उनके अंदर दाब युक्त या दाब वाली विधियाँ भी यूज आती है, उपयोग में ली जाती है सिंचाई के लिए। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन है कि 2.5 से 4.5 केजी सीसी दाब किन विधि में रखा जाता है, फव्वारा विधि में, ड्रिप विधि में, कुंड विधि में, या फिर इन सभी में। दोस्तों एक बार सभी आंसर करें, जो भी देख रहे हैं सभी आंसर करें, सभी राइट आंसर करें। और यदि गलत भी होगा तो बेझिझक से आप आंसर करें एक बार।
यदि गलत होगा तो आपको याद हो जाएगा और जिनका राइट होगा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको आंसर तो करना ही करना है, किसी भी हालत में आंसर करना है। तो जो 2.5 से 4.5 kg/cc दाब किन विधि में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ड्रिप विधि। ड्रिप विधि को बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहा जाता है और इसको ड्रिप विधि भी कहा जाता है। तो जो हमारा ड्रिप तंत्र होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है, उसके अंदर जो दाब होता है वो होता है 2.5 से 4.5 kg/cc मोल, सीसी यानी सेमी पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। और जो फव्वारा विधि होती है उसमें होता है 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न तापमापी द्वारा तापमान ज्ञात करने का उचित समय क्या होता है? जो तापमान मापने का निम्न तापमापी होता है, तापमान मापने का तापमान ज्ञात करते हैं, निम्न तापमापी, उच्च तापमापी। तो जो निम्न तापमापी होता है उसको कब यूज़ लेते हैं हम, कब उसका उपयोग करते हैं और कब न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है, उसका समय बताना हमें। ऑप्शन ए 2 PM, ऑप्शन बी 4 PM, ऑप्शन सी 6 AM, ऑप्शन डी 4 AM। तो दोस्तों जल्दी से आंसर करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। निम्न तापमापी द्वारा तापमान ज्ञात करने का उचित समय क्या होता है? दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर दिया है, डी ऑप्शन आंसर दिया है 4 AM, जो सुबह जल्दी 4 AM होता है, जब हम अलार्म लगाकर सो जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे, 4 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे। तो वही ये 4 बजे वाला 4 बज रही है यहाँ पर 4 AM। तो जब 4 बज जाती है या 4 बजे का समय होता है, उस समय न्यूनतम तापमापी से तापमान ज्ञात किया जाता है। और वो कौन सा होता है तापमान? न्यूनतम तापमान होता है हमारे दिन का न्यूनतम तापमान होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम तापमापी तापमान यंत्र होता है में ज्ञात करने के लिए कौन सा द्रव्य भरा जाता है? न्यूनतम तापमापी होता है, उसमें तापमान ज्ञात करने के लिए कौन सा द्रव्य भरा जाता है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी विशेष प्रकार का द्रव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो न्यूनतम तापमापी होता है उसमें क्या भरा होता है? एल्कोहल होता है, पारा होता है, विशेष प्रकार का द्रव्य होता है और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से आंसर करें। जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन दिया है एल्कोहल। तो जो न्यूनतम तापमापी होता है, तापमान ज्ञात करने का जो न्यूनतम तापमापी होता है उसके अंदर एल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है? एल्कोहल। और ये एल्कोहल क्या करता है, जो न्यूनतम तापमान होता है वो उसकी जो न्यूनतम तापमापी होता है उसकी स्केल में, उसकी जो गेज होता है उसके अंदर स्केल लगी होती है। जिस टाइप इसमें गर्म होने पर पारा जैसे टेम्परेचर बताता है, तो जैसे भी वो उसे हम टेम्परेचर के संपर्क में लाएंगे तो उसका जो अंदर का पारा गर्म होकर ऊपर चढ़ेगा तो वो हमें सेल्सियस रिप्रेजेंट करेगा। उसी टाइप ये एल्कोहल होता है जो अर्ली मॉर्निंग के अंदर तापमापी के अंदर काम में लिया जाता है और ये है जो हमारा न्यूनतम तापमान का रिप्रेजेंट करवाता है। यह कुछ यंत्र है, देखो एनेमोमीटर क्या करेगा, वायु का वेग एनेमोमीटर होता है जो वायु का वेग यानी वायु की गति का निर्देशन करेगा, उसको बताएगा। बैरोमीटर है जो वायु दाब को बताएगा, बैरोमीटर क्या करेगा, वायु दाब मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या करेगा, वायु की आर्द्रता। इसे ऐसे याद रख लेना, हाइड्रोमीटर, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और मीटर, हाइड्रोजन मीटर यानी हाइड्रोमीटर। H2O, जैसे H2O यानी जल होती है, उसे मान लो H2O गैस है, तो वायु में जो आर्द्रता होती है, वायु में जल होता है, उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है। विंड वैन वायु की दिशा बताता है। ये जो एक इस पर जो चार होते हैं, एक चार
क्या लगाए जाते हैं, आपको क्या बताएं, जो 4 सरिये मान लो आप, नॉर्मल भाषा में सरिये टाइप के जो 4 लोहे की छड़ें होती है, 4 छड़ होती है, और उसके 4 छड़ों के टॉप भाग कर गोल गोल कटोरी नुमा संरचना के 4 बॉक्स लगाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हवा आती है तो वो हवा की दिशा में घूम जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, इसमें विंड वैन नहीं होता, ऐसा तो एनीमोमीटर में होता है, जो 4 छड़ों पर क्या होता है, वो कटोरी नुमा संरचना जैसे यंत्र यूज में लेते हैं। और जो विंड वैन होता है, विंड वैन क्या करता है, वायु की दिशा बताता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो धनुष तीर होता है, धनुष तीर उसकी टाइप होता है, जो जिस तरफ से हवा आती है तो तीर का निशान जिस तरफ हवा जाती है उसकी साइड हो जाता है, और इसके जो एक साइड तो तीर जैसा मुंह होगा और पीछे होगा जो थोड़ा फ्लैट, मतलब ज़्यादा चौड़ा मुंह लगा होता है, ज़्यादा चौड़ाई का ऐसा ही यंत्र जोड़ देते हैं, जिससे वो वायु आने से उस वायु की दिशा में हो जाता है। कभी इसका आगे क्लास होगी तभी इसका पिक्चर भी दिखाई जाएगी, तो उसे अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ऑर्गन का प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत पाया जाता है। आर्गन गैस होती है, उसका प्रतिशत पूछा, वायुमंडल में कितना पाया जाता है। ऑप्शन ए 0.93%, ऑप्शन बी 78.3%, ऑप्शन सी 20.9% और ऑप्शन डी 85%। तो जो वायुमंडल में ऑर्गन प्रतिशत है वो कितना पाया जाता है हमारे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा रेट होगा, वायुमंडल में ऑर्गन का प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी आंसर दिया है ए ऑप्शन और जिन्होंने भी नहीं दिया वो एक बार ध्यान से देख लें, जो ऑर्गन है हमारा, ऑर्गन वायुमंडल के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.93%, 0.93, ना कि 93%, 0.93%, मतलब 1% से भी 7 पॉइंट कम, इतना है जो ऑर्गन की मात्रा वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CRI कौन सी फसल से संबंधित है। CRI कौन सी फसल से संबंधित है, धान से, मक्का से, मूंगफली से या गेहूं से। कौन सी फसल से संबंधित है CRI, धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं। तो जो दोस्तों CRI संबंधित है वो कैसे है, गेहूं से। जो हमारी गेहूं फसल होती है, वीट की खेती होती है, कब होती है, रबी सीजन में। कब होती है, रबी सीजन में। तो ये CRI अवस्था होती है इस वीट के अंदर। CRI अवस्था जो फर्स्ट में गेहूं के बोने के 21 दिन बाद आती है। कब आती है, बुआई के 21 दिन बाद CRI अवस्था। और इस CRI अवस्था में गेहूं को पानी देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वरना इस स्टेज पर हम जब गेहूं की सिंचाई नहीं करते हैं, गेहूं में सिंचाई नहीं देते हैं, तो हमें फसल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में बहुत हानि हो सकती है। इसलिए CRI अवस्था का बहुत ध्यान रखना होता है और CRI अवस्था पर पानी देना होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट अवस्था किस में होगी, ये होगी गेहूं के अंदर। किस में होगी, हमारा जो वीट होता है गेहूं, उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पैगिंग क्रिया होती है। निम्न में से पैगिंग क्रिया होती है मूंगफली में, धान में, गेहूं में, मक्का में। पैगिंग क्रिया किस में होगी, पैगिंग क्रिया किस में होगी, मूंगफली, धान, गेहूं, मक्का। तो पैगिंग क्रिया कौन सी फसल से संबंधित है, मूंगफली, धान, गेहूं, मक्का। जो दोस्तों जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया है मूंगफली, तो पैगिंग क्रिया मूंगफली में होती है। पैगिंग क्रिया किस में होती है, मूंगफली में। इनको सुइयां बनाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुइयां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड 1875, पुणे महाराष्ट्र 475, सी है नई दिल्ली
1950। और डी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी दिखाई देगा एक सेकेंड के अंदर। डी ऑप्शन आ गया हमारा यूएसए 1675। यूएसए 1675। जो भारतीय मौसम विज्ञान है वो कहाँ पर स्थित है? भारत का मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है पुणे महाराष्ट्र। जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है जो पुणे महाराष्ट्र है। और इनकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1875 में। कब हुई? 1875 में। और जब विश्व का मौसम विज्ञान विभाग पूछा जाए तो कहाँ पर होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पकालीन पूर्व अनुमान हेतु समय अवधि होती है। अल्पकालीन पूर्व अनुमान हेतु समय अवधि होती है 1 से 2 दिन, 3 से 10 दिन, 10 से अधिक दिन, और इनमें से कोई नहीं। तो अल्पकालीन पूर्व अनुमान हेतु समय अवधि क्या होगी? जो दोस्तों इसमें पूर्व अनुमान समय अवधि होती है वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है अल्पकालीन, एक होती है मध्यकालीन, एक होती है दीर्घकालीन। तो इस तीनों पूर्व अनुमान की 3 अवधि होती है। इनमें से हमें पूछ रहा है कि अल्पकालीन पूर्व अनुमान हेतु समय अवधि कौन सी होगी। तो जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है अल्पकालीन के अंदर 1 से 2 दिन का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, यानी 24 से 48 घंटे तक। 24 से 48 घंटे। यहाँ 1 से 2 दिन नहीं आके यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप भी थोड़ा घुमा कर दे दें, थोड़े लॉजिक वाले दे दें, तो वो क्या देंगे? 24 से 48 घंटे। तो जो अल्पकालीन अनुमान समय अवधि होती है उसके अंदर क्या होता है? 1 से 2 दिन के 1 से 2 दिन के अवधि होती है। 1 से 2 दिन की जो समय होता है उस जहाँ 1 से 2 दिन का समय होता है वहाँ तक की ही अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे में बारिश होगी, बादल होंगे, आंधी आएगी। तो ये साइंटिस्टों का काम होता है। और जो मध्यकालीन होती है, मध्यकालीन के लिए समय रहेगा वो रहेगा 3 से 10 दिन। वो मध्यकालीन पूर्व अनुमान लगाया जाता है तो 3 से 10 दिन वो अंतराल बताते हैं कि जैसे मान लो कि आज से 3 दिन के बाद लेकर आने वाले 10 दिन के बीच में बारिश होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, जो भी उससे अनुमान लगाया जाता है। और 10 से अधिक जैसे कई महीनों के, कई बार तो वर्षों में भी साइंटिस्ट है जो पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, जैसे ज्योतिषी लगाते हैं उसी टाइप। 10 दिन से अधिक दिन का, अधिक समय का जो पूर्व अनुमान होता है वो कौन सा होगा? दीर्घकालीन। 10 से अधिक दिन का होगा तब दीर्घकालीन होगा, और 3 से 10 दिन का होगा तब मध्यकालीन, और 1 से 2 दिन अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन, कुकरमीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। इसका आंसर तो जल्दी से आना ही चाहिए। टमाटर में लाल रंग का कारण, जिन्होंने दोस्तों सी ऑप्शन आंसर दिया है लाइकोपीन, उनका राइट आंसर है। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो लाइकोपीन होता है वो टमाटर के अंदर पाया जाता है, और लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक प्रिजर्वेटिव हैं। जो टमाटर का केचप बनाते हैं हम, उनके लिए प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेंगे, कौन सा केमिकल काम में लेंगे जो हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हमारे खाने योग्य केमिकल होता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक अम्ल। तो टमाटर के केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक प्रिजर्वेटिव कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से आंसर कीजिए। एक बार जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जो भी देख रहे हैं। और दोस्तों अपने साथ नए दोस्तों को डेली इनवाइट किया करो, डेली उनको भी साथ में लाया करो, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और हमको भी थोड़ा अच्छा लगे पढ़ाने के अंदर। तो टमाटर का केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ कौन सा होगा? सोडियम
सोडियम बेंजोएट। कौन सा होगा? सोडियम बेंजोएट। टमाटर केचप बनाने के लिए परिरक्षक पदार्थ कौन से यूज में लेंगे? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है हमारा रंगीन परिरक्षण के लिए, जैसे रंगीन पदार्थ होते हैं, जैसे टमाटर का केचप है, तो टमाटर का केचप रंगीन होता है। कौन सा होता है? कलरफुल होता है। उसके लिए सोडियम बेंजोएट यूज में लेंगे। और जो रंगहीन होते हैं, रंगहीन जैसे जेली वगैरह, उसी टाइप के जेली रंगहीन होती है, वो पारदर्शी होती है, उसमें आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का यूज करेंगे। कौन से पदार्थ का? पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में डायबिया बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ ही लेना, याद कर ही लेना इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, आ भी सकता है, चांसेज फुल चांसेज है। नींबू में डायबिया बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? कॉपर, कैल्शियम, बोरॉन, जस्ता। कॉपर, कैल्शियम, बोरॉन, जस्ता। ऑप्शन जल्दी से आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। नींबू में डायबिया बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो जिन्होंने दोस्तों ऑप्शन दिया है आंसर ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा दिया है? ए, उनका राइट आंसर है। जो नींबू में डायबिया उल्टा सूखा, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? उल्टा सूखा। और उल्टा सूखा से है, उल्टा सूखा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नींबू में उल्टा सूखा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो किससे होगी? कॉपर से। किस तत्व से? कॉपर से। इस क्वेश्चन को रट ही लेना, चाहे 5 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जिस तरह भी पढ़ो, इसको रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का BER ब्लोजम एंड रोट किसकी कमी से होता है? यह भी इम्पोर्टेंट रोग है टमाटर सब्जियों में। हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर सब्जियां होती है, उनके अंदर टमाटर से रोग पूछा जाएगा, तो यह इम्पोर्टेंट रोग है BER ऐसे ही पूछा जाएगा। BER किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटास, बोरोन। जल्दी से आंसर करें, टमाटर का BER रोग किसकी कमी से होगा? तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम, जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम, तो टमाटर का ब्लोजम एंड रोट कैल्शियम की कमी से होगा। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। ये दोनों रोग जमकर याद कर लेना, किसी भी तरह करो। और इसके साथ साथ आगे भी जो रोग आएंगे वो भी करवाएंगे हम जल्दी एक साथ, या तो रोगों को एक साथ करवा दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे जिसमें आपको असुविधा नहीं हो। तो दोस्तों धन्यवाद सभी को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और लाइव प्रीमियर में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए नेक्स्ट डे के लिए सभी को इनवाइट करें। जब लिंक मिल जाए प्रीमियर का, तब सभी को लिंक भेज दें एक बार। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।